अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो लास्ट चैप्टर हमने ख़त्म किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं कार्बन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें कार्बन के बारे में ही पढ़ना है, तो थोड़ी इसके बारे में डिटेल चाहिए होगी हमें। कार्बन जो है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो होती है 2, 4। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अनस्टेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्टेट में। अब ये स्टेबिलिटी गेन कैसे करेगा? इसको चाहिए कि एल में 8 हो टोटल, या के में 2 हो। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये 4 गेन करेगा और इसमें आ जाएंगे 8, या तो ये 4 लॉस करेगा और इसमें के शेल में जो इसका डुप्लेट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। लेकिन कार्बन के केस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बताया कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इतने नेगेटिव चार्ज जो है इनको बैलेंस नहीं कर पाता है। तो ये क्या बन जाता है, ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं बन जाती है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब दूसरा जो है वो है लॉस करना। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है इसमें। इस कार्बन के केस में दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, जैसा हमने आयनिक कंपाउंड में देखा। वहाँ क्या होता था, यहाँ तो लॉस होता था, यहाँ गेन होता था और गेन होता था। लेकिन यहाँ क्या होता है, ना लॉस होता है ना गेन होता है। तो ये क्या करता है, ये करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बोल सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, क्योंकि जिसके साथ ही शेयर करेगा वो उसको भी चाहिए होगा। ये क्या करता है, कार्बन जैसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 आउटर शेल में 4। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड और ये बॉन्ड। तो कार्बन के पास अब कितने आए, 2 2 4 2 6 2 8, और हर एक हाइड्रोजन के पास भी आए 2 2, मतलब हाइड्रोजन भी स्टेबल हुआ और कार्बन भी स्टेबल हुआ। तो दोनों का फ़ायदा है शेयरिंग से। तो ये एक आपको समझना था। इसमें इसमें इसको हम बोलते हैं, इस बॉन्डिंग को, इस वाली बॉन्डिंग को कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड के मतलब मुताबिक बहुत वीक होता है, ये भी आप याद रखिएगा, वीकर देन आयनिक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यही मैंने बोला, जो मैंने बोला वही लिखा है यहाँ पे। बॉन्डिंग इन कार्बन, it could gain 4 electrons forming C4 negative ion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on the 10 electrons। तो जो न्यूक्लियस इसके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 10 अगर ये गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें आएंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, मुश्किल होगा। इसलिए अगर हम देखेंगे C4 अगर ये लॉस करेगा, इट वुड बी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो मैंने पहले बताया, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। सो इसलिए क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना तो ये गेन करता है ना लॉस करता है, बस। तो इसमें आ जाती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2,8।
एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है इसमें। आपको ये समझ आ गया होगा कि बॉन्डिंग कैसे होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। हम दो एग्जांपल और लेंगे इसमें। पहले एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। हमें पता है हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर शेल में टोटल भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, दूसरा हाइड्रोजन उसके साथ शेयरिंग करता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो ये इसने भी शेयर किया, इस वाले हाइड्रोजन ने भी, ये स्टेबल हो गया, और इस वाले हाइड्रोजन ने भी शेयर किया, ये स्टेबल हो गया। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग हुई। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन के 2,6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली दूसरा एटम जो है, तो ये क्या करते हैं, हमें पता है ये डाइवेलेंट होता है, इसको 6 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये वो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से लेता है, शेयर करता है अपने 2 उसके साथ। तो इसके भी 8 आ जाते हैं, इसके भी 8 आ जाते हैं। तो ये स्टेबिलिटी गेन करता है। सिमिलरली N3 भी एक मॉलिक्यूल है, N2 सॉरी। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो 2,5, आउटर शेल में 5 होते हैं उसको। तो 1 2, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जो आउटर शेल में हैं लेकिन बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको हम लोन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लोन इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर बोलते हैं। तो इसके पास एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर, और जो शेयरिंग बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली नाइट्रोजन के पास 5 आउटर शेल में, 1 2 1 2 3। सिमिलरली N2 के लिए हमें एक और नाइट्रोजन चाहिए, तो ये यहाँ से शेयर करेंगे। तो ये भी स्टेबल, इसके पास 2 3 5 3 8, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। तो ऐसे होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसके बाद एलोट्रॉपी है। अब क्या होता है, कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनकी वो डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। एक ही एलिमेंट डिफरेंट स्टेट्स में नेचर में ऑकर करता है। जैसे हमें पता है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो O2 फॉर्म में होता है, वो O3 फॉर्म ओजोन फॉर्म में भी होता है। लेकिन ये किसका बना हुआ है, सिर्फ ऑक्सीजन का, ये भी सिर्फ ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो एक ही एलिमेंट डिफरेंट स्टेट्स में पॉसिबल हो सकता है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में ऑकर कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन भी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और एक और क्लास है फ्लोरीन। तो ये 3 डिफरेंट एलोट्रॉप्स है, और इस फिनोमेना को क्या हम बोलते हैं, एलोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो पहला जो एलोट्रॉप है कार्बन का, वो है डायमंड। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉन्डिंग होती है, इसमें अगर हम ये जो बॉल्स दिखाई गई है यहाँ पे, ये कार्बन है, और ये लाइन जो है वो बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच में। इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है वो 4 डिफरेंट कार्बन से बॉन्डेड होता है। सिमिलरली जो बाकी कार्बन है वो भी 4 कार्बन से बॉन्डेड होते हैं। ऐसे ही ये ब्रांचिंग होती रहती है, और ये एक कॉम्पैक्ट डेंस मटेरियल की एग्जिस्टेंस हो जाती है, मटेरियल जिसको हम डायमंड बोलते हैं। तो हमें पता है कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ भी देख सकते हैं हम, तो उसने चारों के चारों जो है वो यूज़ किए बॉन्डिंग में। तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आगे देखेंगे हम
उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे दिखाया गया है ये क्रिस्टलिन एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। इट हैज़ नंबर ऑफ कार्बन लिंक्ड टुगेदर टेट्राहेड्रिकली। ये इस वाली ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ऐसे। और ये जो बॉन्ड यहाँ पे ये एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ईच टेट्राहेड्रल यूनिट consists of carbon bonded to four other carbons, four which are in turn bonded to other carbons। यह मैंने आपको बताया है। दिस गिव्स राइज टू एलोट्रोप ऑफ कार्बन हैविंग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये डायमेंशनल जो आप देख सकते हैं क्या होता है 3 डायमेंशनल। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ये एक्सट्रीम हार्ड होता है। जैसे हमें पता है कि डायमंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है अर्थ पे वो है ये। इट हैज़ हाई रिलेटिव डेंसिटी। तो इसकी वजह से डेंसिटी क्या है बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि पैकिंग इसमें बहुत एफिशिएंट पैकिंग है। इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर पैकिंग बहुत एफिशिएंट है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमें एनर्जी देनी है इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी हमें, हाई एनर्जी, तभी हम इन बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं। इसकी वजह से इसके पास हाई मेल्टिंग हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स, ये सॉल्युबल नहीं होता है। यूजेस ऑफ डायमंड के यूजेस क्या है, हम इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम कटिंग टूल्स के लिए, जो कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं उसमें जो आगे वाली टिप होती है बहुत ही एक्सपेंसिव टूल होता है वो डायमंड का बनाया जाता है। तो ये हम सर्जरी में यूज़ कर सकते हैं, सर्जिकल नाइव्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो एलोट्रोप है हमारे पास वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, इस ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, और ये आगे 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा। तो ये क्या बनाता है, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। ये 1 2 3 4 5 6 साइडेड हेक्सागोनल साइड स्ट्रक्चर बनाता है। ये अरेंजमेंट जो है ये 2D होता है, ये 3D नहीं होता है, ये 2D होता है। तो ये 2D शीट्स बनाता है। इसमें क्या है, जो कार्बन हमें पता है उसके पास जो पहले हमने देखा डायमंड में चारों की चारों वैलेंसी फिल हो रही थी, इसमें लेकिन ये तीन ही बॉन्ड बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो इसकी वजह से क्या होगा हम आगे देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेगा। ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, जो लेयर्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत वीक होती है। तो इसकी वजह से ये सब्सटेंस जो होता है वो स्लिपरी होता है, क्योंकि बॉन्ड्स बहुत वीक है तो ये स्लिपरी होता है। यहाँ पे लिखा है ये ग्रेश ब्लैक होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी सॉलिड होता है। दिस एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट 2 डायमेंशनल, ये जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा है। तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, since layers are stacked over each other this carbon allotrope can be used as lubricant। lubricant क्या होता है, अगर हमें 2 मटेरियल्स है या 2 मशीन्स के 2 पार्ट है, तो इनके बीच में हमें फ्रिक्शन कम करना है, जैसे हम ग्रीस यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, उसी को ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। तो ये फ्रिक्शन कम करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम ल्यूब्रिकेंट। तो ये स्लिपरी होता है तो हम इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा इट्स वेरी बैड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हमने देखा कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट, ये ऐसे यहाँ पे लिखा है कि ल्यूब्रिकेंट फिर से लिखा है कि ल्यूब्रिकेंट, ड्राई ल्यूब्रिकेंट हम एज ए यूज़ कर सकते हैं ये। इसके बाद जो थर्ड है वो है फ्लोरीन। ये एक नई क्लास है ये एलोट्रॉप्स की, कार्बन एलोट्रॉप्स की। इसमें क्या होता है, इसमें सेफेरॉइडल शेप होती है, जैसे फुटबॉल की शेप होती है वैसे सेफेरॉइडल शेप होती है इसकी। इसमें क्या होता है, कार्बन जो है
कार्बन 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स बनाता है, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स बनाता है। जैसा यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, ये 6 मेंबर्ड, ये 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग्स बनाते हैं। तो इसमें जो सबसे ये रेंज जो इनके फ्लोरीन की है वो C60 से स्टार्ट होती है। जो ये बॉल बनाई 60 एटम्स की बॉल हो सकती है, एंड इट कैन गो अप टू 350 कार्बन्स तक की ये बॉल बना सकते हैं, सेफेरॉइडल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन जो हायर इसके ये सेफेरॉइडल जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। C60 जो है इसको हम बोलते हैं बकमिनिस्टर्स फ्लोरीन, क्योंकि बकमिनिस्टर एक आर्किटेक्ट था, US आर्किटेक्ट, उसने एक डोम बनाया था, तो उस डोम की शेप इससे मिलती है, तो इसको नाम दिया गया है उसके नाम से। तो इसके पास जो C60 जो है, C60 जो सेफेरॉइडल है यहाँ पे ऐसा, इसमें 26 मेंबर रिंग्स होती हैं और 12 5 मेंबर रिंग्स होती है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में बोर्ड में क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बताइएगा। तो यहाँ पे हार्डेस्ट सब्सटेंस सॉफ्ट होता है, डेंसिटी इसकी हाई होती है, इसकी कम होती है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ब्लैक कलर ग्रेइश होता है, नॉन कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होते हैं इसके, इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स, इनसॉल्युबल इन ऑल ऑर्डिनरी सॉल्वेंट्स। इसके बाद वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर में क्या हम पढ़ेंगे, इसके बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो हमने हाइड्रोकार्बन्स आप देखे तो ये मेन दो क्लास में डिवाइड होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, इनको हम अल्केन्स भी बोलते हैं, अल्केन्स। एन्स इज़ फॉर सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में दो टाइप्स होती है, एक होता है अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो इसको हम बोलते हैं अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो इनको बोलते हैं अल्काइन। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और इनकी टाइप्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के जो टाइप्स है वो क्या है। सम एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ में बताना भूल गया, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इनकी जनरल फार्मूला होती है CnH2n+2, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स की होती है CnH2n, और अल्काइंस की होती है CnH2n-2। तो इनकी जनरल फार्मूला है। अगर अब आप n का डिफरेंट वैल्यू देंगे तो आपको डिफरेंट अल्केन्स और अल्काइंस मिलेंगे। एग्जांपल एक हम यहाँ पे लेंगे अल्कीन्स की CnH2n होता है, तो जिसमें डबल बॉन्ड है। तो अगर हम C का वैल्यू 2 डालेंगे तो C2H2 × 2 4। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ से 4 हाइड्रोजन हम दिखाएंगे नहीं, सेल्फ अंडरस्टूड है, हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो बाकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होगी हाइड्रोजन से। इसके बाद अगर हम C का वैल्यू 3 डालेंगे, ये N का वैल्यू 3 डालेंगे, N का वैल्यू 2 था और N का वैल्यू 3 डालेंगे, वो आएगा C3H2 × 3 6। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, C
यहाँ या यहाँ हम डबल बॉन्ड डाल सकते हैं। ये 2 वैलेंसी तो 2 बचती है। इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाए तो 1 बचता है। 1 बॉन्ड बनाया तो 1 2 और 3, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 हाइड्रोजन बराबर। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं, अगर जो सक्सेस नेक्स्ट जो एलिमेंट आने वाला है इस क्लास में, यहाँ पे n का वैल्यू 2 था, यहाँ पे 3 था, तो अगर हम माइनस करें C3H6 और C2H4, वहाँ क्या बचेगा, 3 माइनस 2 C1, H6 माइनस 4 H2 CH2। तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तीनों के केस में इनको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज़। इस सीरीज़ को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज़। वो सीरीज़ जिसमें जो हर एक नेक्स्ट जो आने वाला मेंबर है वो CH2 से बढ़ रहा है, CH2 से बढ़ रहा है। यहाँ बोलेंगे जो प्रीवियस वाला मॉलिक्यूल था, प्रीवियस वाला हाइड्रोकार्बन था, वो CH2 उसमें कम थे, वो CH2 उसमें कम थे जो नेक्स्ट है। ऐसी सीरीज़ को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज़। यहाँ पे अल्केन्स का भी दिखाया गया है, CH4 और C2H6, उनमें भी डिफरेंस क्या है, CH2 की डिफरेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट डिफरेंस। इसके बाद आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा। C4 हम लेंगे तो 3 2 2 3, इसके पास 3 3 6 7 8 9 10, C4H10। तो ये एक अरेंजमेंट पॉसिबल। इसका दूसरा कैसे है, C अगर मैं ये 4th कार्बन यहाँ पे डालूँ, इसको एक वैलेंस से 3 बचती है, इसको 1, इसको 3, इसको 3 3 3 6 3 9 1 10, यहाँ भी C4H10, C4H10। तो ये एक ही फार्मूला, केमिकल फार्मूला दोनों की सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ये आइसोमर्स है एक दूसरे के, जिनकी केमिकल फार्मूला तो सेम होगी लेकिन स्पेस में जो इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। इसके बाद नोमेनक्लेचर। हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप जैसा हम एक सिंपल एक हाइड्रोकार्बन लेंगे। अगर मैंने इसको यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया और क्लोरीन ऐड किया, तो ये जो अब हाइड्रोकार्बन है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो गई है इसकी वजह से, कार्बन की वजह से, क्लोरीन की वजह से। तो फंक्शनल ग्रुप इसी को हम बोल सकते हैं। यहाँ हम यहाँ पे चेंज करके इसको OH डालते हैं, इसको हम अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है जो एक हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी डिफाइन करे, जो एक हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करे। अगर 2 कार्बन वाली चेन उसमें क्लोरीन हम डालें या 3 कार्बन वाली चेन उसमें हम क्लोरीन डालें, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होती है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स में। तो अब हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, क्या कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो नोमेनक्लेचर हमें पढ़ना है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, उसके हिसाब से हम मॉलिक्यूल्स जो है हमारे उनको हम नाम दे सकते हैं। तो हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन बताऊंगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्योंकि आसान होगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन हमने यहाँ पे लिखा है कार्बन कार्बन कार्बन, और ये कार्बन 4, ये 4 कार्बन वाली चेन है। तो इसमें यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन।
ये जो हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, इसको हम बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखा सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, ये कार्बन यहाँ से स्टार्ट, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ, ये जो एंड होते हैं, ये हर एक एंड एक कार्बन रिप्रेजेंट करता है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन एंड ये फोर्थ कार्बन। और ये लाइन जो है ये बॉन्ड दिखाती है, बॉन्ड सिंगल है कि डबल है। यहाँ पे सिंगल था तो ये सिंगल लाइन दी। अगर ऐसे होता, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, तो हम दिखाते सी डबल बॉन्ड। सी नहीं दिखाएंगे हम, ऐसे दिखाते डबल बॉन्ड और ऐसे। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये आसान होता है लिखना क्योंकि हमें वो पूरा बनाना पड़ता है, कार्बन कार्बन फिर हाइड्रोजन। ये आसान होता है नोमेनक्लेचर के लिए, तो हम ये यूज़ करेंगे। पहले हम अल्केन्स का नोमेनक्लेचर देंगे। अगर एक अल्केन मैंने यहाँ पे बनाया, इसमें क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो हमें याद रखना है एक चीज़, अगर एक कार्बन हो तो हम मेथ यूज़ करते हैं, 2 के लिए एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। ये 2 के लिए, 3 के लिए, 4 5 6 7 8 9 10, ये कार्बन्स के लिए। अगर एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो जो अल्केन है, अल्केन का नोमेनक्लेचर होता है सिंपली अल्केन। अल्केन के लिए हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4। 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है तो एन। इनको डायरेक्ट अल्केन हम नाम बोलते हैं। अल्केन, यहाँ पे अल्क क्या है, अल्केन जो है वो है कितने मेंबर्ड की, जो कार्बन चेन है वो कितने मेंबर्ड की है। तो इसके बाद अब ये स्ट्रेट चेन हर वक्त नहीं हो सकती। तो अगर जो हमने आइसोमर देखा था, यहाँ पे अगर है, तो यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास CH4 है, CH4 है, अगर मैंने ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, CH3। ये मिथाइल था, ये मीथेन था, अब ये मिथाइल बन गया। अगर हम का हाइड्रोजन एक निकालेंगे, तो सिमिलरली अगर हमारे पास ईथेन है, C2H6, हम हाइड्रोजन एक निकालेंगे, ये बनेगा C2H5, इसको हम बोलेंगे इथाइल। इथाइल। तो अगर जनरल हम देखेंगे, हमारे पास कोई अल्केन है, हम हाइड्रोजन निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे अल्काइल, अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, ये एक कार्बन है, तो ये मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, CH3 है। क्योंकि अगर हम जूम करके देखें इसमें, ये ऐसे C और फिर बॉन्डेड है ऐसे, तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है हमारा। तो मिथाइल, अगर हमारे पास अब मिथाइल ग्रुप है, उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन थी, हम नंबरिंग डायरेक्टली कर सकते थे। लेकिन जब हमारे पास एक सबस्टिट्यूएंट हो, तो हम नंबरिंग कैसे करते हैं, हम सबस्टिट्यूएंट या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है, पहले हम देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या है पॉसिबल, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4। अगर यहाँ से जाए 1 2 3 4, तो यहाँ से भी 4 आ रहा है, यहाँ से भी 4 आ रहा है। अब जो हमारा सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट को हमें देना है लोवेस्ट नंबर। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो लोवेस्ट नंबर मिलेगा 2। तो इसका नाम क्या आएगा, पहले सबस्टिट्यूएंट का लिखना पड़ता है। मैं नए से दिखाऊंगा, था ऐसे, ये मॉलिक्यूल था हमारे पास। तो 1 2 1 2 3 4, हमने पहले स्ट्रेट चेन जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सेलेक्ट की, फिर सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिला। पहले हमें सबस्टिट्यूएंट जो है उसका नंबर लिखना पड़ता है, जैसे 2, ये 2 पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद वैसे जो हमें लिखा अल्केन, अल्केन कौन सा है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब जो आपके सिलेबस में है वो है, नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा। तो आपको ये 4 मेनली है, हेलो अल्केन्स,
फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये आर, अब कोई अल्काइल ग्रुप है डायरेक्ट, अगर आर के साथ हमने क्लोरीन, हेलो अल्केन, हेलो ग्रुप कौन सा होता है, ये होते हैं हेलोजन्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आर के साथ मैंने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन फंक्शनल ग्रुप मिलाया तो इसको हम बोलते हैं हेलो अल्केन्स, अगर ये अल्केन है। अगर ये अल्कीन हुआ फिर बोलेंगे हेलो अल्कीन्स, अगर ये अल्काइन है फिर बोलेंगे हेलो अल्काइन्स। ऐसे अल्कोहल, कोई आर ग्रुप है हमारे पास, अगर उसके साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन हमने निकाल दिया और OH लगाया, उसको हम बोलेंगे अल्कोहल। और अगर CHO ग्रुप लगाया, उसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड। और C डबल बॉन्ड OH ये ग्रुप लगाया तो इसको हम बोलेंगे कीटोन। और अगर हमने C डबल बॉन्ड OH लगाया तो इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इस COOH को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसको कीटोन ग्रुप। तो इनकी नोमेनक्लेचर कैसे है, जो हमें अल्केन दिया हुआ है यहाँ से, जो आर है ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन कुछ भी हो सकता है। हमें जो अल्केन का ई है वो तीनों में रिमूव करना है। और जो अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए OL ऐड करना है। और अल्डिहाइड के लिए AL ऐड करना है। कीटोन के लिए ONE ओन यूज़ करना है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अल्केनोइक एसिड यूज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे एग्जांपल से, हम एग्जांपल लेंगे 1 2 3, हाँ 1 2 3 4 है हमारे पास। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड ओह मतलब कीटोन ऐड किया, तो हमें पता है हमें लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है पहले और फिर नंबरिंग देनी है इस वे में कि इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिले। यहाँ से 1 2 मिलेगा, अगर वहाँ से आते हैं 1 2 3 मिलता, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो हमने देखा इसका नाम क्या आएगा, कीटोन का नाम यहाँ पे आएगा अल्केनोन, अल्केनोन। तो अल्केन कौन सा है हमारे पास, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। लेकिन जो ब्यूटेनोन है ये जो कीटोन है ये किस पोजीशन पे है, 2 पे है, तो ब्यूटन 2 ओन लिखेंगे हम, क्योंकि ये कीटोन दूसरे ग्रुप पे प्रेजेंट है, दूसरे कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनोन, दोनों ठीक है, 2 ब्यूटेनोन। सिमिलरली अगर हमारे पास OH है, आपके बोर्ड में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये लॉन्गेस्ट चेन है। हमने सेलेक्ट यहाँ से नंबरिंग की क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर मिला यहाँ से। तो मेथ एथ प्रोप हमने क्या देखा, ये अल्कोहल के केस में अल्केनॉल, अल्केन और ऑल ऐड करना है हमें। तो मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन, ई नहीं लिखना है, प्रोपेन ऑल। यहाँ पे हमने ये क्यों नहीं लिखा, पोजीशन का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो एक पे प्रेजेंट है। हम प्रोपेन 1 ऑल लिख सकते हैं या हम 1 नहीं भी लिख सकते हैं, प्रोपेन और प्रोपेन ऑल 1, प्रोपेन 1 ऑल का मतलब एक ही है। ऐसे ही जो अगर हम तीसरा जो हमने देखा CHO ऐड करें, CHO, तो 1 2 3, यहाँ पे CHO जब हमने लिखा अल्डिहाइड ग्रुप होता है वो CHO, उसके लिए हम अल्केन और अल ऐड करते हैं लास्ट में। तो 1 2 3 हो गया। वैसे प्रोपेनल, प्रोपेनल तो ये पहले पोजीशन पे है, तो प्रोपेनल। अगर ये ऐसे होता CHO, ये फिर क्या आता 1 2 3 4, मैथ एथ प्रोप्यूट 2 पे 2 ब्यूटन, ब्यूटन 2 अल, ब्यूटन 2 अल। तो ऐसे ही आप कार्बोक्सिलिक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे COOH। तो 1 2 3 4। तो कार्बोक्सिलिक के केस में क्या होता है और अल्डिहाइड के केस में क्या होता है, ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, इसको भी हम नंबरिंग देनी है। तो सॉरी यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं दी, इसको भी नंबरिंग देनी पड़ती है 1 2 3 4। तो ये क्या आएगा, मेथ एथ प्रो ब्यूटेनल आएगा, ना कि प्रोपेनल, ब्यूटेनल। क्योंकि कार्बन हमें सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन, ये इस चेन के साथ ही ऐड हो गया तो ये चेन बनेगी लॉन्गेस्ट।
ये कार्बोक्सिलिक एसिड, सिमिलरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें क्या 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने देखा हमें क्या लिखना है, अल्केन का नाम और फिर अल्केनोइक एसिड। अल्केन कौन सा है यहाँ पे, मेथ एथ प्रो ब्यूट हो गया, फिर ब्यूटेनोइक हमें लिखना है ब्यूटेनोइक और ऐड करना है लास्ट में एसिड। ये हमारा नोमेनक्लेचर था। अब इसमें एक और केस है, अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे ये है यहाँ पे COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे क्लोरीन आया है। ये तो आपके बोर्ड में नहीं आते, आपके बोर्ड में सिंपल आता है, लेकिन हमें देखना ये भी। तो हम 1 2 3 4 हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, प्रेफरेंस होती है कि फंक्शनल ग्रुप किसको हम प्रेफर करें। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रेफरेंस आप देखिएगा बुक पे दिया होगा, वो ऑर्डर आपको याद रखना है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है हेलोजन से, तो इसको पहला नंबर मिलेगा 1 2 3 4, और ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। और हमने पहले ही बताया सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना पड़ता है, तो हम क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और ये क्या बने मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट और कार्बोक्सिलिक के केस में हम क्या लिखते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये हो गया जब दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो। और ये तो हमने सब देखी, लेकिन हम भूल गए अल्कीन और अल्काइन का करना। अगर अब ये एक अल्कीन है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड, ये है क्या है, अगर हम जो डबल बॉन्ड है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको हमें लोवेस्ट नंबर देना है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें इसको सेकंड नंबर मिल रहा है, अगर यहाँ से करें इसको सेकंड मिल, तो हम कोई भी ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, हम ये करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, मैंने बताया आपको अल्कीन लिखना पड़ता है, अल्कीन लिखना पड़ता है। अल्केन कौन सा है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट इन, लेकिन हमें पोजीशन दिखानी है किस पे है, ब्यूट डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन था, ब्यूट टू इन, यहाँ टू ब्यूट इन, दोनों नाम ठीक है। इसके बाद एक और, अगर हम ये वाला देखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन वाली चेन, ये 7 कार्बन वाली जो स्ट्रेट चेन है वो है हमारे पास। तो अब इसको लोवेस्ट नंबर देना है। अगर हम यहाँ से आए 1 2 3 4, इसको 4 मिलेगा। अगर 1 2 3 यहाँ से 3 मिल रहा है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और फिर क्या आएगा मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स 5 6 तक 7 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो इसका नाम आएगा हेप्ट, हेप्ट 3 इन या 3 हेप्टीन। सिमिलरली जो अल्काइन होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक एग्जांपल ये लेंगे हम। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको पहले प्रेफरेंस देंगे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अगर यहाँ से करते इसको सेकंड पोजीशन मिलती, तो यहाँ से फर्स्ट मिल रही है, बाकी जो है वो हाइड्रोजन से फिल है, वो ऐसा अंडरस्टूड है। तो इसका नाम क्या होता है, अल्काइन होता है, अल्काइन। तो अल्केन अल्काइन कौन सा, यहाँ पे जो चेन है कितने नंबर की 1 2 3 हो गया प्रोप, इसका नाम क्या है फिर प्रोप, प्रोप, और ये 1 पे प्रेजेंट है प्रोप 1 आयन या प्रोपाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, प्रोपाइन। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर हम यहाँ से आए इसको मिल गया 1 2 3, अगर हम यहाँ से आएंगे 1 2, इसको 2 मिल रहा है, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंटाइन आएगा, लेकिन ये किस पे है 2 पे, पेंट 2 आयन, पेंट 2 आयन। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया कंप्लीट। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट से करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। हमने अभी तक जो भी हाइड्रोकार्बन्स या फंक्शनल ग्रुप देखे वो स्ट्रेट चेन देखे या ब्रांचड देखे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो साइक्लिक भी हो सकते हैं। जैसे हम ब्यूटेन, जो 4 कार्बन जो थे, ब्यूटेन की एग्जांपल ले,
ये ब्रांचेड कैसे हो सकता है ऐसे, 1 2 3 4, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। तो ये क्या है, वो ब्यूटेन था, ये है, इसको हम नाम देते हैं साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे तो ब्यूटेन ही है, लेकिन साइक्लोब्यूटेन क्योंकि इसकी साइक्लिक शेप है तो साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही एक है हमारे पास, अगर ये हम देखें ये क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अगर हम इसमें यहाँ पे क्लोरीन ऐड करें तो ये 1 यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि इसको प्रेफरेंस देनी है पहले। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5, 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन या साइक्लोक्लोरोपेंटेन। और सबसे जो पॉपुलर है इसमें वो है ये दो, इसको हम बोलते हैं, ये 6 है कार्बन तो हेक्सेन, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड से। अगर एक और कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड है तो ये अल्कीन है, तो साइक्लो है तो ये साइक्लो अल्कीन है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। 11th 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ोगे आप इसके बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। इसको हम बेंजीन बोलते हैं, यहाँ बोल सकते हैं साइक्लोहेक्सीन। और ये 1 3 5 पोजीशन पे है, साइक्लोहेक्स 1 3 5 इन, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये साइक्लिक भी हो सकते हैं, ब्रांचेड भी हो सकते हैं और स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं। इसके बाद केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन्स की। पहली रिएक्शन है कंबशन। कंबशन रिएक्शन क्या होती है, कंबशन रिएक्शन होती है वो रिएक्शन जिसमें हमें हीट और लाइट मिले, हीट प्लस लाइट, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। तो ये पहले हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पहले ही पढ़ा है कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो पहली रिएक्शन यहाँ पे यही है, ये वाली, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस हीट एंड लाइट। अब अल्कोहल, अल्कोहल भी जो कि एक हाइड्रोकार्बन ही है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है CH3CH2OH। तो अगर हम इसको कंबशन रिएक्शन कराएंगे, कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना, तो ये क्या देता है, ये भी वही देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट और लाइट। लेकिन इसमें यहाँ पे OH है तो हाइड्रोजन से, इसमें सिर्फ कार्बन ही नहीं है तो ये वाटर भी देता है, H2O देता है। सिमिलरली मीथेन, अगर हम ले मीथेन CH4 प्लस O2, ये हमें क्या देगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन से पहले तो वही देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हीट देगा और लाइट देगा, और जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन से, और साथ में ये देगा वाटर भी। इसके बाद जो रिएक्शन है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम लिया है, यहाँ पे क्या है, ये एथेनॉल है, एथेनॉल। एथेनॉल को हमने रिएक्ट किया है अल्कलाइन KMnO4, और या हम यूज़ कर सकते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7। इसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7, K2Cr2O7 इसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है विच आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, इसमें ये CH3CH2OH, तो हमें पता है ये जो हमारे पास एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन देगा। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो दो हाइड्रोजन है यहाँ, ये
दो हाइड्रोजन्स रिमूव होते हैं और इनकी जगह ऑक्सीजन आ जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो वैलेंसी है तो ये दो हाइड्रोजन्स की वैलेंसी लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी, ये बनेगा CH3COOH। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन रिमूव करना है और उसकी जगह ऑक्सीजन लगाना है। तो ये क्या बना, एथेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड, क्योंकि COH ग्रुप है, एथेनोइक एसिड बन गया। जो नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, कोई भी एडिशन रिएक्शन है जो है उसमें हम मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है उसमें कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लें, हमारे पास एक इथीन दिया है और हम रिएक्शन कर रहे हैं H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो इसमें क्या होता है, निकल कैटलिस्ट जो है इसके जो ये निकल कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में विच कॉज रिएक्शन ऑकर और प्रोसीड इन अ डिफरेंट रेट विदाउट कंज्यूमिंग, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में, बट ये क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे यहाँ पे निकल का काम क्या है, निकल का काम है इसके जो सरफेस है उस पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसका काम है यहाँ पे हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करना। तो हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करना, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन्स ऐसे टूट जाएंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये रिएक्शन क्या हुई, एडिशन रिएक्शन। ये क्या बना, डबल बॉन्ड जो है वो टूट कर सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और वहाँ पे जो दो हमें आर ग्रुप थे, अल्काइल ग्रुप थे, तो अल्कीन को हमने कन्वर्ट किया अल्केन में विद द प्रेजेंस ऑफ निकल, जिसने हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, तो हाइड्रोजन। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें जो हमने पहले ही देखा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी, वहाँ पे क्या था, एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर रहा था, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। इसमें भी सेम चीज़ है। अगर हम CH4 मीथेन की एग्जांपल ले, इसको रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी यहाँ पे रिएक्शन जो है वो फास्ट कराती है। और जो इसमें आप 11th-12th में पढ़ोगे, इसमें जो ये Cl बॉन्ड है ये टूटता है ऐसे, उसमें भी हेल्प करता है, सनलाइट हेल्प करती है उसमें। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से और Cl, यहाँ से H, ये H और Cl यहाँ से आए, कंबाइन हो गए, यहाँ से जो H निकला उसकी जगह क्लोरीन, तो ये बनेगा CH3Cl। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट किया, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद कुछ आपके टेक्स्ट में दिया है कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जैसे एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। एथेनॉल ये फंक्शनल ग्रुप था और एथेनोइक एसिड में COOH, ये दो हमें पढ़ने हैं। एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल एक कलरलेस इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, तो ये मिसिबल होता है वाटर में। इट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर। इसकी जो ये pH होता है ये लगभग 7.33 होता है, तो ये एक्ट करता है एज ए न्यूट्रल, ना ये एसिड एक्ट करता है ना बेस एक्ट करता है। तो ये जो लिटमस पेपर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, ना रेड को ब्लू में ना ब्लू को रेड में। कुछ इसके कंपाउंड जो होते हैं अल्कोहल, कुछ अल्कोहल है वो एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन जनरली जो है एसिड्स, ये जो अल्कोहल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इसलिए लिटमस पेपर कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। इसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शन में पहली जो है रिएक्शन विद सोडियम, तो हम एक अल्कोहल लेंगे ROH, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने लिया है मेथ इथेन, इथेनॉल ग्रुप। इसको हम रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ, तो ये क्या हमें देता है, ये हमें देता है RO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2 गैस।
तो हम ये कैसे कर सकते हैं, ये रिएक्शन कैसे याद रख सकते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक कंसेप्ट होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसका मतलब क्या है, जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इस बॉन्ड का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही टेंडेंसी है कि कौन इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जो अगर अगर इसने ये बॉन्ड अपनी तरफ किए, शिफ्ट किए, ये सेंटर्ड नहीं होते। आप ये याद रखिए, ये जो बॉन्ड है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब तक ना एक ही एलिमेंट हो फिर सेंटर्ड होते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। ये क्या करेगा, अपने ये जो बॉन्ड है, शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्ड, ये शिफ्ट करेगा अपने आप की तरफ। अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ किया तो इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे बॉन्ड लिए गए हैं। तो आप ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और फिर क्लोरीन की। तो ये वही प्रिंसिपल हम यहाँ यूज़ करेंगे समझने के लिए। रिएक्शन FOH ऐसे है, तो हमें पता है ये शिफ्ट करेगा अपने आप की तरफ। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और Na हमें पता है Na क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na पॉजिटिव बनाता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ होगा RONA प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद है रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड H2SO4। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है, डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है वाटर का लॉस होना, लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होना। तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे CH3CH2OH, एथेनॉल की एग्जांपल हमने ली, इसको हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से ये ऐसे मैं दिखाऊंगा, यहाँ से OH और CH3 था, यहाँ पे CH2 और ये H में यहाँ से दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, ये वाटर जो है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बॉन्ड के साथ निकलेगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगी जी, क्योंकि H पॉजिटिव की फॉर्म में जाता है। वाटर निकलेगा, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन बचे ये शेयर करते हैं कार्बन बीच में और बनाएंगे डबल बॉन्ड। ये क्या बनाएगा फिर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हमें क्या बन गया, ईथीन बन गया, और क्या निकला, H2O वाटर। ये भी आसान रिएक्शन है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोर्ड में आती है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है, और एग्जांपल भी बतानी पड़ती है। तो डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें लॉस ऑफ वाटर हो। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम एथेनॉल, या ये ज़रूरी एथेनॉल नहीं है, कोई और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, उससे वाटर निकाले। वैसे रिएजेंट को हम बोलते हैं, वैसे एजेंट को हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे हमें यहाँ पे है कंसनट्रेटेड H2SO4 एग्जाम्पल एक। इसके बाद एथेनोइक एसिड COOH, ऐसे होता है COOH। तो ये भी कलरलेस होता है और मिसिबल इन वाटर होता है, टर्नस ब्लू लिटमस रेड, क्योंकि ये एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, नाम से पता चलता है। इसकी केमिकल रिएक्शन सबसे जो मशहूर रिएक्शन है इसकी, आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे 11th-12th में, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें जो एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड COOH, वो हम कन्वर्ट करते हैं ईथर में, CrCOOR। इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं ईस्टर, RCOOR, C डबल बॉन्ड OR। ये हम इसमें कन्वर्ट करते हैं इन द कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करके। यहाँ पे लिखा है रिएक्शन ऑफ एथेनॉल एथेनोइक एसिड विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, ये रिएक्शन की, ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ये इसकी जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेलिंग होती है।
नोन एज ईस्टर कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एग्जांपल क्या है हमने लिए यहाँ पे, इथर एथनोइक एसिड को हमने एथनॉल के साथ रिएक्ट कराया, एथनोइक एसिड को एथनॉल के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, CH3COO, C2H5। यहाँ पे क्या होता है, ये CH3 और COOH, यहाँ पे हम डायरेक्ट एसिड दिखा सकते हैं, यहाँ पे वाटर जो है उसका लॉस होता है, OH और यहाँ पे H, क्योंकि हमने कंसनट्रेट H2SO4 यूज़ किया, हमने पहले ही बताया वो क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो क्या निकालेगा, वाटर निकालेगा। यहाँ से हमने वाटर निकाला तो क्या बचा, CH3CO और ये O नेगेटिव ऐसे कंबाइन हो गए, OC2H5, ये बना हमारे पास। हमें क्या करना है, सिर्फ वाटर रिमूव करना है। रिएक्शन विद बेस, इसके बाद जो हमारे पास एथेनोइक एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट, हमें पता है ये एसिड है एथेनोइक एसिड और ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड बेस क्या करते हैं, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, सिंपल। तो ये भी हमने पढ़ा है मेटल्स नॉन मेटल्स में। तो CH3COOH एसिड प्लस बेस NaOH, ये हमने अभी देखा CH3COOH पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, ये नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो Na किस में आएगा, नेगेटिव के साथ, ये बनाएगा CH3COO Na पॉजिटिव प्लस यहाँ से OH मिलके वाटर बनाएंगे। तो ये रिएक्शन भी सिंपल है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट जो है हम ये किस लिए यूज़ करते हैं, हमें पता है जो हमें डर्ट वगैरह होती है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या ऑयली निशान्स वगैरह अगर है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो पहले हम देखेंगे सोप्स क्या होती है। हमने लास्ट टाइम एक रिएक्शन पढ़ी थी इथेनोइक एसिड की, इथेनोइक एसिड में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जब वो रिएक्ट करता था सोडियम के साथ, CH3COH, एक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम के साथ की थी, तो हमने क्या देखा था, वहाँ पे एक सॉल्ट बना था CH3COONA पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सॉल्ट था किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर यहाँ पे एक ही कार्बन है, अगर ये हम चेन अब बड़ी करें, ये वाला एंड बड़ा करें और ये कॉमन रखें COONA, तो इस स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सोप बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सोडियम पाल्मेट है, सोडियम स्टीरेट है, ये एग्जाम्पल्स है सोप्स की। तो अब हमने देखा कि इसमें दो एंड्स है, एक तो ये है अल्काइल एंड है जो कि नॉन आयनिक है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, और दूसरा एंड जो है वो आयनिक है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स बन रहे हैं। तो अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, जो ये नॉन पोलर एंड होता है अल्काइल एंड, वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर रिपेलिंग होता है, और आयनिक एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिंग या वाटर लविंग होता है। और हमें जो पता है, हमें पर्पस है डर्ट निकालना, डर्ट क्या होता है, या ऑयल निकालना, वो जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर में। हमें पता है ऑयली जो है निशान्स वगैरह जो है डर्ट, वो डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर में। अब एक और ऑब्जर्वेशन है, ये वाला जो एंड है नॉन पोलर एंड, ये डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर में, लेकिन ये डिज़ोल्व होता है डर्ट में, ये सॉल्युबल है डर्ट में, और ये वाला वाटर में डिज़ोल्व होता है। जैसे हमने देखो ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो डिज़ोल्व होगा इसमें। तो यही प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे जब हम देखेंगे एक्शन कैसे होता है, क्लेंजिंग एक्शन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लेंजिंग एक्शन। अब सोप्स का क्या है, अब हमें यहाँ पे डर्ट है, ये एक डर्ट है हमारे पास, यहाँ नए से बनाता हूँ, पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं। हमने देखा कि डर्ट जो है, अगर हमने ये इस कपड़े को वाटर में अब डाला तो हमें पता है ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, तो ये साफ़ ऐसे खुद ब खुद नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सोप ऐड करेंगे इसमें। सोप ऐड करने का मतलब क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर ऐड करना,
हम नॉन पोलर एंड को ऐसे दिखाएंगे और पोलर एंड जो CONA उसको मैं एक बॉल से दिखाऊंगा। तो ये एंड है। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि नॉन पोलर एंड जो है वो डिज़ोल्व होता है डर्ट में, तो वो क्या करेगा, डिज़ोल्व की तरफ जाएगा। और जो दूसरा एंड है जो आयनिक एंड है वो इससे दूर जाएगा, वो वाटर की तरफ जाएगा क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो ऐसे जो अल्काइल एंड है वो ट्रैप करेगा, ऐसे बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स आएंगे वो ट्रैप करेंगे, और जो आयनिक एंड है वो डिज़ोल्व होगा वाटर में, इसको ट्रैप करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम मिज़ल बोलते हैं। जो डर्ट को ये अल्काइल ग्रुप ट्रैप करते हैं इसको हम मिज़ल बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को ये भी एग्ज़ाम में आता है, मिज़ल क्या होता है। तो जब इसने ट्रैप किया अल्काइल ग्रुप में, इसको ट्रैप किया, अब तो हम क्या देखते हैं, जब हम अब ये ट्रैप हुआ, ये डिज़ोल्व हुआ, जो अल्काइल एंड है इसने डिज़ोल्व किया इसको, डर्ट को। तो जब हम शेक करेंगे, कपड़े को शेक करेंगे या वाटर को शेक करेंगे, ये क्या, ये इसके साथ डिज़ोल्व हुआ तो इसको अपने साथ बाहर निकालेगा, तो हमारे जो क्लॉथ वगैरह है वो क्लीन हो गया। इसको बोलते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। यही पूरा मैंने यहाँ पे लिखा है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड मिज़ल फॉर्मेशन, पूरा मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ये पढ़ सकते हैं। अब दूसरा जो है, यहाँ पे मैंने डिटर्जेंट्स नहीं बताया। डिटर्जेंट्स भी यही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अमोनियम और सल्फोनिक सॉल्ट होते हैं। उसमें क्या था, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, इसमें अमोनियम और सल्फोनिक सॉल्ट होते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है इसमें, सोडियम अल्काइल सल्फेट है एक एग्ज़ाम्पल इसमें, और है सोडियम अल्काइल बेंजीन। इस स्लाइड में मैंने बताया है, कंपेयर भी किया है दोनों को। अब हम जो डिटर्जेंट्स है ये यूज़ क्यों करते हैं, हमारे जो क्या बोलते हैं, सोप्स जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन हम फिर ये यूज़ क्यों करते हैं। एक कंसेप्ट होता है हमारे पास सॉफ्ट और हार्ड वाटर का। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स हो, डिज़ोल्व हो वाटर में, उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर, और जिसमें नहीं उसमें उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। तो सोप्स में लिमिटेशन क्या है, सोप्स जो है वो रिएक्शन करते हैं, जो उनका आयनिक एंड होता है, जो उनका आयनिक एंड होता है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, वो एंड जो है वो इनके साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर हम हॉट वाटर यूज़ करें तो उससे क्या, उसकी वजह से क्या बनता है, जो हमारा कपड़ा होता है, हमने देखा होगा बहुत बार, जो कपड़ा है उसके ऊपर एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं वाइट कलर का। तो हमने देखा होगा कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट कपड़ों पे रह जाता है। तो यही लिमिटेशन है, ये कपड़े जो है वो साफ़ नहीं कर पाते हैं हार्ड वाटर में। तो उसकी वजह से हम करते हैं यूज़ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं हार्ड वाटर में। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर कोई चीज़ हमने लगभग कोशिश की कि सब कुछ कवर हो, आपका NCERT पूरा कवर हो, तो अगर कुछ रहता है तो आप हमें बताइएगा। इसके बाद हमने जब आपको मेटल्स नॉन मेटल्स बताया, उसमें बताया हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और अगर कुछ रह गया हो और वो भी हम उसी में कवर करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। और जो नोमेनक्लेचर है, अगर इसमें पूरा समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये थोड़ा तेज़ हमने पढ़ा है, क्रैश कोर्स है ये, तो हम उसमें वो कवर करेंगे। थैंक यू।